मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कारक किसे कहते हैं और कारक के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आ गई है। तो आज हम लोग कारक के 8 चिन्ह के परिभाषा के बारे में जानेंगे, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था। तो चलिए, पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक को इंग्लिश में कहते हैं नॉमिनेटिव केस, जिसकी विभक्ति यानी चिन्ह ने होता है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि याद करना उसको बहुत ज़रूरी है। किसने किसने याद किया, जो नहीं किए हैं वो भी याद कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। कर्ता का अर्थ होता है काम करने वाला, राइट, यानी क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। यह विशेष रूप से इसका पद जो है संज्ञा या सर्वनाम होती है। अब पद क्या है? पद जो स्टार्टिंग का पहला शब्द होता है हमेशा मूल शब्द कहलाता है, यानी पद कहलाता है। इसका संबंध जो है सीधा क्रिया से होता है। इसका संबंध क्रिया से होता है, यानी किसका? संज्ञा और सर्वनाम का। तो इसका प्रयोग सिर्फ जो है केवल भूतकाल में होती है, वर्तमान काल तथा भविष्य काल में नहीं होती है। काल हमने पहले ही पढ़ा चुके हैं। जैसे अब एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे मधुर ने चित्र बनाया, यहाँ क्या कह रहा है? मधुर ने चित्र बनाया। मधुर क्या हो गया? किसने बनाया इसको? मधुरी। मधुर क्या हो गया? कर्ता। और इसमें चिन्ह का प्रयोग क्या लग रहा है? कर्ता के साथ कौन सी चिन्ह का विभक्ति का प्रयोग हो रहा है? कर्ता ने। तो किसने चित्र बनाया? मधुर ने। तो मधुर क्या हो गया? कर्ता। चिन्ह क्या हो गया? ने। तो इसमें ने का प्रयोग हो रहा है। वहीं अगर आप दूसरे वाक्य को देखते हैं, यानी सपोज ऐसे कि आपको वहाँ पेपर में एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि कुछ ऐसा सिंपल सेंटेंस दे देगा, वाक्य दे देगा, और उसमें आपको चिन्ह नहीं प्रयोग नज़र आएगा, जैसे ने हटा दिया जाएगा, बट वो कर्ता का प्रयोग हो रहा है। तो कैसे पता चलेगा? जैसे सपोज मुकेश खा रहा है। मुकेश खा रहा है तो क्या हो रहा है? वर्तमान काल। भविष्यत काल, सोहन कल जाएगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो वो भविष्यत काल हो गया, फ्यूचर टेंस, जाएगा। लेकिन अगर हम दूसरे सेंटेंस को यहाँ देख लेते हैं, घोड़े ने घास खाई, लेकिन घोड़े क्या हो गया यहाँ? संज्ञा। और इसमें चिन्ह का प्रयोग क्या हो रहा है? ने। तो घास खाई, मैंने क्या बोला था आपको? इसका प्रयोग हमेशा वर्तमान और भविष्यत में ना होकर भूतकाल में होती है। तो घोड़े ने घास खाई। अब कब खाई? आई डोंट नो, पता नहीं कि कब खाई, उसने भूतकाल में हो रही है परी। तो इन सभी वाक्यों में आपने क्या देखा कि सिर्फ केवल 2 वाक्यों में हमने देखा कि कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, और बाकी में जितने भी वाक्य हैं उसमें कर्ता का चिन्ह का ने का प्रयोग नहीं हो रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि कभी कभी ने चिन्ह का प्रयोग ना होते हुए भी कर्ता कारक होता है, क्योंकि उसमें क्रिया करने वाला कर्ता ही होता है। पता कैसे चलेगा आपको कि सपोज दे देगा आपको एक वाक्य, राधिका अब पढ़ेगी। अब पढ़ेगी, इसमें ने का प्रयोग नहीं हो रहा है, कोई विभक्ति नहीं लग रही है, कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो लेकिन यह कर्ता कारक है। अब आपको एग्ज़ाम में यही देखना है कि हमें डेफिनेशन इसकी क्या कह रहा है, कि जिसकी विभक्ति कर्ता कारक का होता है, जिसका कर्ता का अर्थ जो है काम करने वाला, लेकिन राधिका भी वहाँ काम कुछ न कुछ कर रही है। ऐसे ही वाक्य होंगे जिसमें ने का चिन्ह का प्रयोग नहीं भी होगा, तब भी आपको वह कर्ता कारक कहलाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट है दूसरा, कर्म कारक। कर्म क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। तो काम क्या होता है? तो वाक्य के जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का फल पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं। कर्म का होता है काम। तो क्या कह रहा है परिभाषा? वाक्य में जिस वस्तु
या व्यक्ति पर यानी जो इंसान पर क्रिया का फल पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे अनुराधा गाना गाती है। अब अनुराधा गाना गाती है, इस पे क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? गाना। तो यहाँ गाना क्या हो गया? उसका कर्म कारक हो गया। तो उसका चिन्ह क्या हो गया? कर्ता ने कर्म को। तो वाक्य के जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। तो इसमें आपने क्या देखा? अनुराधा गाना गाती है, लेकिन यहाँ को का चिन्ह का प्रयोग हो ही नहीं रहा है। अगर हम यही ठीक दूसरे वाक्य हम अगर ले लेते हैं, गाय बछड़े को दूध पिलाती है, तो यहाँ आपको को चिन्ह का, को विभक्ति का प्रयोग होते हुए नजर आ रही है। गाय बछड़े को दूध पिलाती है, यहाँ को चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। लेकिन कैसे पता चलेगा? तो वही कह रहा है अनुराधा गाना गाती है, तो इसमें गाना उसका फल, गाना फल पड़ रहा है, क्रिया का फल किस में पड़ रहा है? किसी व्यक्ति पे, अनुराधा पे, तो वह भी कर्म कारक है। लेकिन यहाँ गाय बछड़े को दूध पिलाती है, तो यहाँ बछड़े को उसका फल किस पर पड़ रहा है? गाय पर, गाय के ऊपर पड़ रहा है। तो काम कौन कर रहा है? काम तो गाय पिला रही है ना। गाय बछड़े को दूध तो पिला रही है गाय, लेकिन किसको पिला रही है? बछड़े को। क्रिया का फल, काम क्या हो रहा है? काम क्या हो रहा है? बछड़े को दूध पिला रही है। पिलाना यहाँ कर्म कारक नहीं होगा। जो दूध पिला रही है उसका फल किसको बजा रहा है? पी कौन रहा है? दूध, बछड़ा। तो बछड़े को दूध पिला रही, तो बछड़े को क्या हो गया? यहाँ चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, बछड़े को, तो कर्म कारक कहलाती है। तो बछड़े को यानी गाना और बछड़े दोनों में दोनों कर्म कारक हो गया। समझ में आ गई? अब इसमें दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। एक तो MCQ में आपको दे दिया जाएगा सेंटेंसेस, और आपको इसमें बताना है कि कौन सा कर्म। कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने बोला कि आपको डेफिनेशन, परिभाषा, कंसेप्ट हमेशा क्लियर कीजिएगा। और 8 चिन्ह का जब तक हमको आप लर्न नहीं करेंगे तब तक आपके कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर दूसरा तरीके से यह पूछा जाता है कि आपको वहाँ प्रश्न में अंडरलाइन दिया, जैसे बछड़े को, उसको अंडरलाइन करके प्रश्न दिए जाएंगे, उसके ऑप्शन अकॉर्डिंग आपको लिखना होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तीसरा है करण कारक, इंस्ट्रूमेंटल केस। करण का अर्थ क्या होता है? साधन। संज्ञा या सर्वनाम के जिस भेद से क्रिया संपन्न होती है उसे करण कारक कहते हैं। इसमें जो है विभक्ति क्या लगते हैं? करण से, के द्वारा, दो विभक्ति लगता है, एक से और दूसरा के द्वारा। तो काम करने वाला जिस साधन से काम करता है उसे हम करण कारक कहते हैं। सिंपल शब्दों में देखा जाए तो काम कौन कर रहा है? कोई भी काम कर रहा है, मैं, हम, आप, और जिस साधन से काम करता है उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे मैं साइकिल से आई। किससे आई? साइकिल, पैदल चल के तो नहीं आई, लेकिन हमने किसी साधन का प्रयोग किया तभी हम आए, राइट। रामू के द्वारा खाना भिजवा दो। के द्वारा, रामू के द्वारा, किसी से मंगवा रही है ना, किसके? रामू के द्वारा खाना भिजवा दो। तो यहाँ साइकिल से और रामू के द्वारा में करण कारक का चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, करण कारक विभक्ति लगी हुई है। तो ऐसे ही वाक्य में हम किसी के साधन का काम, जिससे काम करने वाला, जिस साधन से हम काम करते हैं, जिसके द्वारा हम कोई भी चीज़ मंगवाते हैं, उसे हम करण कारक कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस भेद से क्रिया संपन्न होती है, क्रिया संपन्न मतलब क्या होती है? संपन्न बहुत टफ वर्ड हिंदी है। संपन्न मतलब कंप्लीट होना, यानी हमने उसके थ्रू इस काम को किया, काम हम कर चुके हैं। यानी मैं साइकिल से आई, तो साइकिल से आके हम काम कंप्लीट कर लिए। तो जिस
काम को करने वाला जिस साधन से काम करता है उसे हम करण कारक कहते हैं। यानी सिंपल शब्द में करण का अर्थ होता है साधन, यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस भेद से क्रिया संपन्न होती है उसे करण कारक कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं फोर्थ, संप्रदान कारक, डेटिव केस, जिसके लिए क्रिया की जाए, राइट, जिसके लिए क्रिया की जाए उसका बोध कराने वाले शब्द संप्रदान कारक कहलाते हैं। अब कह रहा है, वहाँ तो था कि जिसके द्वारा, यहाँ लेकिन क्या कह रहा है, जिसके लिए क्रिया की जाए, यानी जिसके लिए काम की जाए उसका बोध कराने वाला शब्द संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान का अर्थ होता है, सिंपल वर्ड में समझिए, संप्रदान का अर्थ क्या होता है, देना। यानी किसी को दान हम जब करते हैं ना, किसी को हम ये चीज़ दे देते हैं, कोई भी चीज़ हम संपूर्णतः रूप से हमने दे दिया, उससे हम फिर लेंगे नहीं, यानी हमारे द्वारा वो दिया गया, हम दान कर दिए उन चीज़ों को, उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। इसका प्रयोग विभक्ति क्या है, संप्रदान के लिए, राइट। संप्रदान का विभक्ति क्या है, चिन्ह क्या है, के लिए। तो जिसके लिए क्रिया की जाए उसका बोध कराने वाले शब्द संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे पूजा के लिए फूल लाओ, क्या कोई पंडित कह रहा है एक बच्चे से कि पूजा हम करेंगे, उसके लिए फूल लाओ। बीमार के लिए दवा लाओ, यानी के लिए, यहाँ तो दर्शाया आपको चिन्ह का प्रयोग, के लिए, तभी तो यहाँ आया कि पूजा के लिए फूल लाओ, बीमार के लिए दवा लाओ। लेकिन किसी में आपको ऐसा नहीं आएगा। सपोज दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, राम को वह थैला दे दो, यानी राम को थैला दे दो। आपने राम को क्या किया, वह थैला जो है आपने गिफ्ट में दे दिया, दान दे दिया। मैंने क्या बताया, संप्रदान का अर्थ होता है दान, यानी दान कर दिया। वह मोहन के लिए उपहार लाया, कोई गिफ्ट लाया तो उसको दे दिया, उसको यह खाना दे दो। भिखारी आया है, भिक्षा, उसको भिक्षा दे दो, यानी संप्रदान का अर्थ होता है दान। और अगर दो तरीके से वाक्य हो गया, मैं तो ऐसे बोली आपको कि ऐसा सेंटेंस आएगा उसमें के लिए का प्रयोग नहीं होगा, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम यहाँ तो चिन्ह का प्रयोग है ही नहीं, कैसे लिखेंगे। इसका मतलब है आपको याद कर रखना होगा कि संप्रदान का अर्थ होता है दान करना, किसी को दान दे दो, किसी को लेटर कोई आपने कभी कभी मार्क किया, हमारे साथ तो कभी ऐसा होता है, जब मैं बैंक जाती हूँ या कहीं जाती हूँ तो हमारे हाथ में पेन नहीं होती है, तो हमें किसी से मांगनी पड़ती है। तो बैंक में तो अक्सर पेन जुड़ी रहती है, वहाँ तो मिल जाती है। सपोज कई बार नहीं होता है तो हमें किसी से मांगनी होती है, वो हमको दे भी देता है, तो उसने हमको दे दिया ना, वो हमारी हेल्प किया, तो हमने उसको दान के रूप में हम तो उसको रिटर्न कर देते हैं। लेकिन सपोज वहाँ एक पेन आपको दिया और वो आपको दे ही दिया, तो ऐसे शब्द को हम संप्रदान कारक कहते हैं। तो ऐसे 5 आपादान कारक, एबलेटिव केस। तो यहाँ इसका परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे अलग होने का पता चले उसे आपादान कारक कहते हैं। यहाँ पेड़ से आपादान कारक है, ध्यान दीजिएगा। करण कारक और आपादान कारक दोनों में हमने से का प्रयोग हुआ। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब हम आपादान में भी देख रहे हैं, आपादान में भी से का प्रयोग हो रहा है, यानी 2 ऐसे हैं कारक जिसमें से का प्रयोग हो रहा है। कौन कौन, करण और आपादान। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा, आइए देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन को। आपादान कारक में क्या है, संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा अलग होने से, यानी तुलना होने, अलग होने से बोध हो, उसे हम आपादान कारक कहते हैं। जैसे संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे अलग होने का पता चले उसे आपादान कारक। सिर्फ अलग होना है, यहाँ आपको अलग होना है वो देखना है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर गए, अब जब पेड़
में पौधे जुड़े हुए हैं तो करण कारक, राइट। अगर वही पत्ते अगर टूट के ज़मीन पे गिर गया, लैंड पे गिर गया, तो क्या हो गया, पेड़ से अलग होके गिर गया, तो वह क्या हो गया, आपादान कारक। यही दो चीज़ आपको ध्यान देना होगा। तो कर्म कारक और करण कारक और आपादान कारक में अंतर यही होता है कि करण कारक तथा आपादान कारक दोनों में से प्रयोग का विभक्ति होती है, लेकिन आपादान कारक में से अलग होने तुलनात्मक भावात्मक का बोध होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर गए, बकरी बारे से यानी बाहर आ गई, वहाँ एक केज मतलब बकरी जहाँ घर थी, जहाँ रहती है, वहाँ से अंदर में थी, तब तो वह करण कारक थी। अगर वहाँ से बकरी बाहर आ गई दरवाजे खोल के, तो क्या हो गया, आपादान कारक। अब आप इससे यहाँ एक चीज़ शेयर करना चाह रही हूँ। मैं भी आपको लगता है 7th क्लास में थी मैं, तो मैं पेपर दे के आई थी, तो मैं यहाँ गलती कर चुकी थी। मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जो गलतियाँ हमने करी वो आप ना करेंगे। मैंने पेपर में यहाँ लिखा हुआ था पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ऑप्शन में करण कारक भी था और आपादान भी था। तो आपको तो पता ही है कैसे ही ऑप्शन देते हैं, जो क्वेश्चन को प्रिंट करते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। मैंने क्या किया था, पेड़ से पत्ते अलग होते हैं, मैं जल्दी से क्या करण कारक लिख के चली आई। जब वहाँ से आई तो मैं पेपर मेरी मम्मी ने चेक किया तो बहुत मार पड़ी थी मुझे। तो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ये गलतियाँ आप ना करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट से 6th, संबंध कारक। जेनेटिव केस, संबंध क्या होता है, एक रिलेशन, जेनेटिव। तो डेफिनेशन को देख लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे वाक्य में अन्य व्यक्ति या वस्तु से उसके संबंध का बोध हो, उसे संबंध कारक। ये तो बहुत सिंपल है। संबंध का अर्थ होता है रिलेशन, तो एक दूसरे से जो जुड़ा हुआ हो, जो संबंध हो, उसे हम संबंध कारक कहते हैं। तो जिस कारक से वस्तुओं को आपसी संबंध हो का बोध हो, उसे हम संबंध कहते हैं। इसका विभक्ति की बात करें तो इसका विभक्ति चिन्ह का प्रयोग क्या होता है, का, के, की तथा रा, रे, री होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, यह रमेश का घर है। आपने क्या देखा, यह रमेश का घर है, तो का क्या हो गया, विभक्ति लग गया। सोनी राम जी की बहन है, यानी कुछ भी। तो जैसे यह ताले की चाबी है, यहाँ की का प्रयोग हो रहा है, संबंध क्या हो गया, ताला से जुड़ा हुआ है चाबी, है ना, तो संबंध बोधक हो गया। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, संबंध क्या है, ताले की, हमको विभक्ति भी तो देखना है, की, ताले की। ऐसे ही आपको उदाहरण मिलेंगे, जैसे आपको पता चल जाएगा कि संबंध कारक भी है और उसका चिन्ह हमेशा ध्यान दीजिएगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, कारक के संबंधित। नेक्स्ट बढ़ते हैं, समझ में आ गई ना। तो यहाँ ताले की क्या हो गया, संबंध कारक हो गया। नंबर 7th, अधिकरण कारक। लोकेटिव केस। अधिकरण संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान का बोध हो। क्या कह रहा है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बिल्ली पेड़ पर चढ़ गई, यहाँ पेड़ पर, इसका कारक क्या है, अधिकरण कारक का क्या होता है, चिन्ह। अधिकरण कारक को सिंपल वर्ड्स में समझिए कि जिस संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो वह अधिकरण कारक कहते हैं। इसका सिर्फ एक ही है, क्या है, में पर। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, में पर। जैसे मोहन घर में है, आई, मोहन घर में है, में क्या हो गया, इसका विभक्ति हो गया। बिल्ली पेड़ पर चढ़ गई, पेड़ पर क्या हो गया, इसका विभक्ति हो गया। तो ऐसे इसमें क्या देखा आपने, घड़े में पानी है, तो में क्या हो गया, घड़े में पेड़ पर, ये दोनों क्या हो गया, अधिकरण कारक है। कारक के साथ हमेशा चिन्ह का प्रयोग किया गया है और वही आपको मैं भी बता रही हूँ, हमेशा
डेफिनेशन को देखते हुए आपको चिन्ह का प्रयोग हमेशा ध्यान देना है। नंबर 8 है संबोधन कारक, वोकेटिव केस। संबोधन किसी को संबोधन कर रहा है, मतलब यहाँ फिंगर से बता रहा है, संबोधन कर रहा है। तो संबोधन किसे कहते हैं? सिंपल वर्ड में शब्दों का वह रूप जिसके द्वारा किसी को पुकारा जाए या संबोधित किया जाए, उसे को हम संबोधन कह रहा है कि वो देखिए वहाँ पर गया है, हम किसी को हाथ से बता रहे हैं। तो इसका विभक्ति चिन्ह क्या कहता है? हे, अरे, ओ आदि। जैसे हे, अरे, ओ आदि ऐसे शब्दों का प्रयोग हमेशा विस्मयादि बोधक में होता है। ये सबसे इजी को, जहाँ आपको विस्मयादि बोधक का चिन्ह आपको पता चल जाएगा, इसको कुछ भी पढ़ना नहीं है, सीधा आपको संबोधन कारक लिखना है, वोकेटिव केस, राइट। तो प्रश्न कह रहा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारने का पता चले उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे प्रभु विस्मयादि बोधक का चिन्ह, अरे रामा शंकर तथा अरे रामा शंकर और हे प्रभु यहाँ क्या है? संबोधन कारक है। अरे क्या होता है? जैसे हम एग्जाम्पल में बोलते हैं, अरे तुम तो डर गए, हे भगवान इसका क्या किया जाए? तो हे भगवान के बाद ऐसे कुछ वर्ड्स में आपको शब्दों के आगे विस्मयादि बोध का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हर्ष, उल्लास, कोई खुशी, कोई दुखी, ईश्वर, मतलब ऐसे शब्दों में जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे ही हम संबोधन कारक कहते हैं। तो आपने देखा जिस तरह करण कारक और अपादान कारक में दोनों में अंतर होता है, ठीक उसी प्रकार कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर होती है। कर्म कारक तथा संप्रदान कारक में दोनों में को का है। जिस तरह वहाँ से का प्रयोग हो रहा था, लेकिन यहाँ कर्म कारक और संप्रदान कारक में दोनों में को का प्रयोग होता है, परंतु लेकिन कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। ये ध्यान आपको देखना है। किसका? कर्म कारक में क्या है? क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, लेकिन संप्रदान कारक में देने का भाव होता है, जिस किसी को हम दान कहते हैं उससे। जैसे बताया आपको, वरुण को पानी दे दो तो संप्रदान कारक हो गया, देने का भाव हो गया। वहीं वरुण को जानवर अच्छे लगते हैं तो इसका कर्म कारक का क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? वरुण को, इसलिए यह कर्म कारक हो गया। आई होप कि दोनों क्लियर हो चुकी है। ध्यान, ये दोनों हमने इसलिए लास्ट में बताया आपको कि ये दोनों में एक जैसे चिन्ह का प्रयोग होता है। बाकी आपको डेफिनेशन और उसका विभक्ति को देखना है प्रत्येक वाक्य में। मैं आशा करती हूँ कि इस चैप्टर के दौरान आपको कोई भी डाउट नहीं रही होगी, और इन केस अगर होती है तो आप कमेंट के माध्यम पूछेंगे। और आज की क्लास यहीं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन को लेकर आएंगे, और पढ़ाई की सिलसिला यूँ ही जारी रखिएगा। और मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि ये कारक की डेफिनेशन और कारक का चिन्ह याद करना बहुत ज़रूरी है। याद करते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए आज की क्लास में यहीं ख़त्म करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।